व्हाट्स अप लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ द ड्रैगन चैप्टर सीरीज। आज का ये चैप्टर थोड़ा सा अनोखा होगा क्योंकि इसे मेन स्टोरी चैप्टर नहीं कह सकते, बट इस चैप्टर में मैंने दो इम्पॉर्टेंट साइड स्टोरीज कवर की है जो इवेंचुअली फ्यूचर में जो हम चैप्टर्स जानेंगे उनके लिए एक बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैक स्टोरी है। तो नाउ विदाउट फर्दर अडो चलो जानते हैं आज का ये साइड स्टोरी वाला चैप्टर। तो दोस्तों पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लॉर्ड जेसन लैनिस्टर वेस्टरलैंड्स के हाउसेस से बनी हुई एक मैसिव आर्मी को कमांड करते हुए हैरनहेल को लेके जाते हैं, बट बीच में ही बैटल ऑफ द रेड फोर्क के दौरान लॉर्ड जेसन लैनिस्टर की मौत होती है। अब लॉर्ड जेसन लैनिस्टर ऐसे बड़े आर्मी को लेके कहीं तो गए हैं, इस बात की खबर आयन आइलैंड्स के लॉर्ड डाल्टन ग्रेजॉय को कैसे तो करके पता चलती है। जैसे ही 16 साल के डेंजरस रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय को पता चलता है कि लॉर्ड जेसन लैनिस्टर और उनकी बड़ी आर्मी लैनिस्पोर्ट को बचाने के लिए नहीं है, तो वो डिसाइड करता है कि वो लैनिस्पोर्ट पे अटैक करेगा। लॉर्ड जेसन लैनिस्टर की आर्मी जैसे ही गोल्डन टूथ और उसके आगे थोड़ी सी रुकी हुई थी, तब दूसरे तरफ लैनिस्पोर्ट पर रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय ने एक बहुत ही भयानक हमला कर दिया। रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय ऑलमोस्ट 50 आयन आइलैंड्स के जहाजों के साथ में यहाँ पर लैनिस्पोर्ट में आता है और वहां पर उसके खिलाफ लड़ने के लिए ज्यादा लैनिस्टर्स के सोल्जर्स मौजूद ही नहीं थे। वैसे तो लॉर्ड जेसन लैनिस्टर यही कुछ 70% ऑफ द लैनिस्टर मेन एट आर्म्स को बैटल में लेके गए थे, बट पीछे किंग्स लैंडिंग और कैसरली रॉक में बचे हुए 30% ऑफ द मेन एट आर्म्स डाल्टन ग्रेजॉय और उसके डेंजरस आयन आइलैंडर्स के खिलाफ क्या ही लड़ेंगे। डाल्टन ग्रेजॉय अचानक से पोर्ट ऑफ लैनिस्पोर्ट पे अटैक करता है और एकदम ही अनप्रिपेयर्ड रहने की वजह से लैनिस्पोर्ट उनका सामना कर ही नहीं सकते। अभी आपको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पर रेड क्रैकन ने ऐसा हाउस लैनिस्टर पे हमला किया, मतलब क्या वो ब्लैक्स यानी क्वीन रेनिरा का सपोर्टर बना है? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। द रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय को बस अपनी पड़ी थी और उसने यहाँ पर मौके पे चौका मार दिया। सो डाल्टन ग्रेजॉय का जब यहाँ पर लैनिस्पोर्ट पर अटैक होता है, तभी ऊपर कैसरली रॉक से रूल कर रही थी जेसन की बीवी लेडी जोहाना लैनिस्टर ऑफ कैसरली रॉक। जैसे ही कैसरली रॉक के दूर यही कुछ 50 से 70 बहुत डेंजरस आयन आइलैंड जहाज दिखने लगते हैं, तो लेडी जोहाना ने कैसरली रॉक के सभी दरवाजों को बंद करवा दिया। एक बार कैसरली रॉक के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उस कैसल में घुसना मतलब इम्पॉसिबल। कैसरली रॉक पूरे वेस्टेरोस का इजीली वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेग्नेबल कैसल था और उसे सीज करके अंदर वगैरह जाना इम्पॉसिबल रहता। तो डाल्टन ग्रेजॉय ने वैसे तो कैसरली रॉक को चारों तरफ से घेर लिया था, बट उसने भी सोचा कि कैसरली रॉक के अंदर के सोने से अच्छा मैं लैनिस्पोर्ट के सिटी को ही लूट लूं। तो डाल्टन ग्रेजॉय ने कैसरली रॉक में घुसने का ख्याल छोड़ दिया और उसने धीरे धीरे करके लैनिस्पोर्ट के पूरे शहर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। पूरे इतिहास में किसी ने भी लैनिस्पोर्ट के शहर को इतना बुरी तरीके से नहीं लूटा होगा जितना रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय और उसके डेंजरस आयन आइलैंडर्स ने लूटा। ऑलमोस्ट 2 हफ्तों तक यहाँ पर रेड क्रैकन और उसके आयन आइलैंडर्स ने जितना सोना चांदी जवाहरात हो सके उतना अपने जहाजों में भर भर के लिया और खास करके वो लैनिस्पोर्ट की कई सारी हसीनाएं उठा के लेके गए। लैनिस्पोर्ट अपने फेमस वेश्या और कुछ बहुत ही खूबसूरत हसीनाओं के लिए फेमस था और इन्हीं सब खूबसूरत औरतों को कहा जाता है ऑलमोस्ट 600 विमेन को कैप्टिव बनाकर आयन आइलैंड्स लेके जाया गया। तो ये रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय का अटैक मतलब लैनिस्पोर्ट के लिए एक बहुत ही हॉरिबल चीज रही थी और इस सैड वॉर में सबसे पहले हमेशा के तरह मासूम ही मरे थे। अभी डाल्टन ग्रेजॉय तो सोना भर भर के औरतें भर भर के वापस आयन आइलैंड पे चला गया था, तो अभी उसका आगे क्या होगा ये हम बाद में जानेंगे। अभी चलते हैं पार्ट 2 में।
तो दोस्तों हमने चैप्टर 10 में देखा था कि कैसे रुक्सरेस्ट के यहाँ पर आसमान में एक बहुत ही भयानक ड्रैगन बैटल हुई थी जिसमें मेलिस का फेस ऑफ हुआ था सनफायर और वेगार के साथ में। अभी उस भयानक बैटल में मेलिस ड्रैगन तो मारी गई थी, बट मेलिस ने मरने के पहले सनफायर ड्रैगन को बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया था। हमने देखा कि सनफायर का एक पंख लिटरली आधा टूट गया था और वो बेचारा अभी बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रहा था। एक जमाने में सनफायर द गोल्डन मतलब पूरे वेस्टरोस के इतिहास का सबसे सुंदर ड्रैगन माना जाता, बट रुक्सरेस्ट के एकदम भयानक बैटल के बाद में सनफायर अभी बदसूरत ड्रैगन बन गया था। तो उस समय पर सनफायर ना उड़ सकता था और उसके लिए चलना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था, तो उसे वहां से किंग्स लैंडिंग में लेके जाना मतलब एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ग्रीन्स के लिए हो गया था। और उसी में सनफायर के राइडर एगोन द सेकंड की हालत तो और भी बुरी थी। एगोन द सेकंड और कुछ दिन वहां पर रुक्सरेस्ट में रहता तो उसकी जान भी जा सकती थी, इसीलिए क्रिस्टन कोल और एमोंड डिसाइड करते हैं कि वो क्विकली एगोन द सेकंड को लेके किंग्स लैंडिंग को आएंगे। बट अगर उनको क्विकली वापस किंग्स लैंडिंग को लौटना है तो वो सनफायर ड्रैगन को लेके नहीं जा सकते। बेचारा इंजोर्ड सनफायर ना उड़ सकता था ना ही चल सकता था, वो बस कुछ ही मीटर यहाँ वहां पर रेंग सकता था। इसी वजह से क्रिस्टन कोल और एमोन डिसाइड करते हैं कि वो सनफायर ड्रैगन को वहीं पे रुक्सरेस्ट के आसपास के इलाके में छोड़ देंगे। बट वहां से जाते जाते सनफायर के सेफ्टी के लिए वहां पर एमोन और क्रिस्टन यही कुछ 100 मेन एट आर्म्स को रखते हैं और सनफायर को बराबर से खाना मिले, उसका बराबर से ख्याल रख सके, उसके लिए वो यही कुछ 50 ड्रैगन कीपर्स को भी रखते हैं। और उसी के बाद में एमोंड और क्रिस्टन कोल एगोन द सेकंड को लेके किंग्स लैंडिंग को लौट जाते हैं। तो अभी बैटल ऑफ द रुक्सरेस्ट होने के बाद में यही कुछ 3 महीने हो गए थे और उस बैटल के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन नजदीक में बसे हुए हाउस मूटॉन ऑफ द मेडन पुल को पता चलती है। तो इंट्रोड्यूसिंग मेडन पुल के लॉर्ड लॉर्ड वॉलिस मूटॉन, जो कि लॉर्ड ऑफ मेडन पुल थे और उनके अंडर ही ब्रून्स ऑफ क्रैकलॉ पॉइंट और सेल्टिगार्स ऑफ द क्लॉ ऑयल थे। तो इसी वॉलिस मूटॉन के पास में देर से क्यों ना हो बट कुछ टाइम के बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आती है कि रुक्सरेस्ट के कैसल में अभी इस समय पर कोई भी बड़े इंपॉर्टेंट नाइट्स मौजूद नहीं है। ग्रीन्स ने रुक्सरेस्ट के कैसल को तो जीत लिया था बट वहां पर उन्होंने कुछ बहुत ही बड़ी आर्मी उस कैसल को होल्ड करने के लिए रखी नहीं थी। तो अभी ये मेडन पुल के लॉर्ड वॉलिस मूटॉन मतलब ब्लैक क्वीन रेनिरा के सपोर्टर थे और उन्होंने सोचा कि वो अपने क्वीन रेनिरा के लिए रुक्सरेस्ट के कैसल को वापस जीतकर वहां पर वो ब्लैक्स का क्वार्टेट झंडा लहराएंगे। तो ऐसे ही सोच के लॉर्ड वॉलिस मूटॉन यही कुछ 700 लोगों की एक छोटी सी बट बहुत ही अच्छे तगड़े वॉरियर्स से बनी हुई आर्मी लेते हैं और सीधा रुक्सरेस्ट पर अटैक करते हैं। रुक्सरेस्ट का कैसल यही कुछ 20 से 30 किलोमीटर ही दूर था, बट उस कैसल में पहुंचने के पहले ही अचानक से लॉर्ड वॉलिस मूटॉन और उनके यही कुछ 700 मेन एट आर्म्स के सामने आ जाते हैं। ऑलमोस्ट 200 टारगेरियन सोल्जर्स यानी कि ग्रीन्स के सोल्जर्स अलॉन्ग विथ यही कुछ 50 ड्रैगन कीपर्स एंड वन एंड ओनली इंजोर्ड सनफायर। वहां पर उस समय पर सनफायर एकदम मस्त में सो रहा था और उसके आजू बाजू में ढेर सारी हड्डियां पड़ी थी। जैसे ही लॉर्ड वॉलिस मूटॉन ये सब देखते हैं तो वो सीधा बैटल को अनाउंस करते हैं और वहां पर ब्लैक्स और ग्रीन्स के बीच में ऐसी अजीब सी छोटी बैटल शुरू होती है। यहाँ पर लॉर्ड वॉलिस मूटॉन की आर्मी थोड़ी सी नंबर्स में ज्यादा थी और इसी वजह से वो इजीली ग्रीन्स पर हावी होने लगते हैं और बस कुछ 30 से 40 लोग गवाकर वो ग्रीन्स के आर्मी को आसानी से इस बैटल में हरा देते हैं। बट यहाँ पर एक बहुत ही डेंजरस चीज भी होती है। बैटल मतलब ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा वहां पर शोर होने लगता है। बैटल में सब जगह पर लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, तलवारों की जोर जोर से आवाज आने लगती है और इसी वजह से वहां पर सनफायर नींद में से उठ गया
और जैसे ही वो उठ गया वहां पर ब्लैक सोल्जर्स अपने जिंदगी में से उठने लग गए। सनफायर गुस्से में यहाँ वहां पर आंख फेंकने लगता है और लॉर्ड वॉलिस मूटॉन के मेन एट आर्म्स सब जगह पर बहुत ही बुरी तरीके से जलने लगते हैं। कुछ ही टाइम में लॉर्ड वॉलिस के अच्छे प्लानिंग के वजह से कई सारे ब्लैक्स के सोल्जर सनफायर को घेर लेते हैं और उसके ऊपर क्रॉसबोज से एरोज और स्पीयर्स मारने लगते हैं। सनफायर दर्द में चीख पड़ता है, 2-3 बार तो वो उड़ने की कोशिश भी करता है, बट बेचारा सनफायर वापस उड़ नहीं सकता क्योंकि वो अभी भी पूरी तरीके से अच्छे से हील नहीं हुआ था। उसका अभी भी एक पंख टूटा होने के वजह से बार बार वो उड़ने की कोशिश करता और वो वापस जमीन पे गिर जाता। लॉर्ड वॉलिस के मेन एट आर्म्स वहां पर सनफायर पर एरोज की बौछार करते रहते हैं, तो सनफायर बेचारा वहां पर एक सांप के तरह यहाँ वहां भागने लगता है क्योंकि उसे उड़ने ही नहीं आ रहा था। एरोज और स्पीयर्स के वजह से सनफायर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहां पर वापस इतनी ज्यादा आग फेंकने लगता है कि उसने कुछ ही मिनटों में, लिटरली कुछ 15 मिनटों में ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द वॉलिस मूटन की आर्मी जला डाली। सनफायर ने वहां पर यही कुछ 500 से ज्यादा वॉलिस मूटन के मेन एट आर्म्स को जला दिया और उसी में उसने वॉलिस मूटन को भी जला के राख कर दिया। सो बचे कुछ 80-90 मेन एट आर्म्स जैसे ही ये अग्नि तांडव देखते हैं तो वो सीधा वहां से भाग के निकले। इवेंचुअली यही कुछ 10-12 दिनों के बाद में ये बचे कुछ 70-80 मेन एट आर्म्स मेडन पुल में वापस पहुंचते हैं और वहां पर वो वॉलिस के छोटे भाई मैनफ्रीड मूटॉन से मिलते हैं। वो वहां पर लॉर्ड मैनफ्रीड मूटॉन को बताते हैं कि कैसा भयानक इंसिडेंट उनके साथ में रुक्सरेस के नजदीक हुआ। अपने बड़े भाई के मरने के बाद में वहां पर मैनफ्रीड मूटॉन लॉर्ड ऑफ मेडनपुल बनते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो और कुछ सोल्जर्स को लेके रुक्सरेस्ट जाएंगे ताकि वो एटलीस्ट अपने बड़े भाई के लाश को ढूंढ सके। कुछ ही दिनों के बाद में लॉर्ड मैनफ्रीड मूटॉन उस लोकेशन पे आते हैं जहां पर ये सनफायर वर्सेस मूटॉन्स का कांड हुआ था, तो वहां पर सनफायर द गोल्डन तो मौजूद ही नहीं था। सनफायर द गोल्डन वॉज गॉन। वो अभी एग्जैक्टली कहाँ जा सकता है उसके थोड़े बहुत ट्रैक्स हाउस मूटॉन के कुछ मेन एट आर्म्स को मिलते हैं, बट लॉर्ड मैनफ्रीड मूटॉन उस ट्रैक्स का पीछा करके सनफायर ड्रैगन को ढूंढने से मना करते हैं। थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद में लॉर्ड मैनफ्रीड को उनके बड़े भाई लॉर्ड वॉलिस मूटॉन की आधी जली हुई, थोड़ी सी सड़ी हुई लाश मिलती है और वो उस लाश को अच्छी तरीके से 7 गॉड्स को साक्षी मानकर दफना देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद में लॉर्ड मैनफ्रीड मूटॉन मेडन पुल वापस आते हैं तो सनफायर द गोल्डन अभी कहीं तो गायब हो गया था। वो एग्जैक्टली कहां पर हो सकता है ये किसी को पता नहीं था। तो इस तरीके से ये बहुत ही एक्साइटिंग और अजीब सी साइड स्टोरी हमें यहाँ पर सनफायर को लेके देखने मिलती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सनफायर और रेड क्रैकन के 2 इंपॉर्टेंट साइड स्टोरीज पसंद आई। ये दोनों भी स्टोरीज वैसे तो एकदम आने वाले चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो एकदम बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज को ये स्टोरीज कनेक्ट होगी। अभी हम ऐसे ही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।